नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। भारत लाया गया आतंकी तैमूर राणा तिहाड़ जेल में रखे जाने की खबर, तो वहीं मोदी सरकार की बड़ी जीत पर कांग्रेस क्रेडिट लेने में जुटी। वक्फ कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर होगी सुप्रीम सुनवाई। तय हुई 16 अप्रैल की तारीख। 3 जजों की बेंच भी तय। साथ ही कानून के खिलाफ देश भर में बवाल, विरोध और बयानबाजियां भी जारी। सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को भेजा अवमानना का नोटिस। शिक्षक भर्ती घोटाले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ममता बनर्जी ने की थी भद्दी टिप्पणी। दिल्ली में आयुष्मान योजना का श्री गणेश। दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता और जेपी नड्डा ने बांटे आयुष्मान कार्ड। 20 लाभार्थियों को आज मिला कार्ड। चीन से दोस्ती पड़ी भारी। बांग्लादेश को भारत ने दिया बड़ा झटका। भारत ने रद्द की ट्रांसशिपमेंट सुविधा। अब बांग्लादेश नहीं भेज पाएगा भूटान, नेपाल और म्यांमार को सामान। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात आज की बड़ी खबर की। 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तैमूर राणा को अमेरिका से एनआईए की 7 सदस्यीय टीम लेकर दिल्ली आ चुकी है। यहां पहुंचने के बाद तैमूर राणा का मेडिकल हुआ, फिर एनआईए ने कोर्ट में पेश किया। राणा को अमेरिका से भारत लाए जाने के बाद तिहाड़ जेल के उच्च सुरक्षा वाले वार्ड में रखे जाने की खबर है। खबरों के मुताबिक राणा से तगड़ी पूछताछ की जाएगी। शुरुआती कुछ हफ्तों तक उसे एनआईए की हिरासत में रखा जाएगा। एनआईए द्वारा पूछताछ किए जाने के बाद मुंबई क्राइम ब्रांच पुलिस हमलों की आगे की जांच के लिए उसकी हिरासत की मांग करेगी। दिल्ली और मुंबई की जेल में उसके लिए हाई सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है और अब तो फांसी की मांग भी बढ़ती जा रही है। साथ ही मोदी सरकार की यह बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जा रही है। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि यूपीए सरकार के दौरान ही सभी जरूरी दस्तावेज दे दिए गए थे। कांग्रेस ने कहा कि मुंबई हमले से जुड़े आतंकवादी तैमूर राणा के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया मोदी सरकार ने ना तो शुरू की थी और ना ही उसने कोई नई सफलता हासिल की है, बल्कि इसे यूपीए के समय किए गए कूटनीतिक प्रयासों का लाभ हुआ है। तैमूर राणा को अमेरिका से भारत लेके आ गया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी क्यों क्रेडिट लेना चाह रही है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी नहीं होते तो यह शख्स हिंदुस्तान में नहीं होता। एक कॉलमैन, डेविड हेडली कॉलमैन, पत्रकारों से कहा गया था यही नाम लेना, जिसने महेश भट्ट के बेटे के साथ मिलकर मुंबई में रेकी की थी। उसका असली नाम था दाऊद सईद गिलानी, लेकिन इसे हिंदुस्तान की मीडिया ने छिपाया। किसके कहने पे? नियत होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी जो आज बौखलाई हुई नजर आ रही है, क्रेडिट खोरी करने में लगी हुई है, उनको ओबामा की किताब पढ़नी चाहिए, जिसमें मनमोहन सिंह से बातचीत के दौरान जब ओबामा साहब ने पूछा कि मुंबई हमले के बाद आपने पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, तो इन्होंने कहा कि मुसलमान नाराज हो जाते, वोट बैंक हमारा वो मुश्किल में पड़ गया होता। आप इस तरह की बातें अब करोगे और ज्यादा क्रेडिट कांग्रेस पार्टी ना ले। कारण हालत खराब है पाकिस्तान में भी और हालत खराब है हिंदुस्तान में भी। ऐसे नहीं लाया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया था और प्रधानमंत्री मोदी हर मीटिंग में हर बार उसके डिपोटेशन की बात वो करते रहे। ये अथक प्रयास, सूझबूझ और प्रधानमंत्री मोदी की अपनी साख, जिस वजह से ये आया है। यहां तक आप ये समझिए, अभी आपने खबर में कुछ सुना होगा कि एक आईएसआईएस का एक आतंकी को पाकिस्तान ने अमेरिका को सुपुर्द किया। वो एक डील थी, एक करार था कि आप जितना भी हमसे मांगो, आईएसआईएस, तालिबान, मैं आपको देता रहूंगा। ये तैमूर राणा को जो है वो हिंदुस्तान को मत देना। क्यों? क्योंकि ये पूरा जब ये वाकया हुआ, ये बताइए ये कहाँ है दिग्विजय सिंह
और कहां है वो पत्रकार? ये साजिश बता रहे थे कि आरएसएस की साजिश है, आरएसएस वालों ने गोली मार दी उस पुलिस अधिकारी को। क्या क्या तमाशा इस देश में नहीं किया गया। लेकिन अंततोगत्वा क्या हुआ? अब पाकिस्तान इसलिए रो रहा है क्योंकि ये जो तवस्सुर राना जो है, जो आज आया है, वो पाकिस्तान आर्मी का एक डॉक्टर था, वो आर्मी पर्सनल था, आईएसआई के लिए काम करता था और वो कनाडा शिफ्ट हुआ और इस तरह के कई सारे काम को अंजाम दिया गया। कैसे हुई गिरफ्तारी इन लोगों की? ये कोलमैन कैसे पकड़ा गया? ये कोलमैन और ये तवस्सुर राना, ये दोनों ही दोस्त थे, बचपन में एक साथ स्कूल में पढ़े। ये तो पकड़ाया डेनमार्क में मोहम्मद साहब के कार्टून छापने वाले के दफ्तर में ब्लास्ट करने की तैयारी में ये पकड़ा गया, वो वहां रेकी करने के लिए गया था। तो अभी तो कई सारे राज खुलेंगे और जो सबसे बड़ी दिक्कत जो कांग्रेस पार्टी को आगे आने वाला है वो ये कि जब ये मुंह खोलेगा और हिंदुस्तान में अपने हैंडलर्स और स्लीपिंग सेल्स के बारे में जानकारी देगा, इनकी बोलती बंद हो जाएगी। बिल्कुल। अब बात वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट वक्फ संशोधन अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। सुनवाई के लिए तारीख और बेंच तय कर दी गई है। ताजा अपडेट यह है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ 16 अप्रैल को याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। 3 जजों की बेंच में यह सुनवाई होगी। सीजेआई संजीव खन्ना के अलावा जस्टिस संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन 3 जजों की उस बेंच का हिस्सा होंगे जो वक्फ कानून के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की गई केस लिस्ट के अनुसार यह मामला आइटम नंबर 13 के रूप में सूचीबद्ध किया गया है और सबसे पहले ओवैसी की याचिका पर सुनवाई होनी है। साथ ही वक्फ कानून को लेकर देश भर में विरोध, बवाल और बयानबाजी भी जारी है। 16 अप्रैल को सुनवाई की तारीख तय की गई है। क्या उम्मीद की जाए? अच्छा किया सुप्रीम कोर्ट ने ओवैसी साहब के पिटीशन को पहला नंबर दिया। सबसे ज़्यादा पेट में दर्द उन्हीं के है, क्योंकि कई सारे लोग तो ये बता चुके हैं 3000 करोड़ दबा करके बैठे हुए हैं। ये उस प्रॉपर्टी वक्फ के 3000 करोड़ की प्रॉपर्टी के ऊपर ओवैसी का अख्तियार है, उन्हीं का काम चलता है इसके ऊपर। इसलिए कहा कि भाई आ जाओ, पहले ही कुछ नहीं होने वाला है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि ये कानून संसद से पास किया गया है और ये लोग वो चालबाजियां कर रहे हैं। हर जगह बाहर धरना प्रदर्शन किस बात के लिए? जुडिशरी के ऊपर दबाव डालने के लिए। आप कोर्ट से ये कह रहे हो कि हमें चोरी करने की आजादी दे दो। आप सुप्रीम कोर्ट से ये डिमांड कर रहे हो कि हमें माय लॉर्ड जमीन के ऊपर कब्जा करने की आजादी दे दो, हमें सुप्रीम कोर्ट की जमीन को वक्फ डिक्लेयर करने की आजादी दे दो, पार्लियामेंट को वक्फ की जमीन डिक्लेयर करने की आजादी दे दो। ये मांग कर रहे हैं ये लोग। और एक बात जो देश की जनता को समझना पड़ेगा, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, इनके पेट में कौन सी ऐसी दर्द पैदा हुई कि जिस वजह से ये लोग भागे भागे गए? भाई तुम लोग मुस्लिम संगठन बन गए हो क्या? ये कांग्रेस पार्टी गई, ये आरजेडी का वो मनोज झा चला गया, ये आम आदमी पार्टी चली गई, ये तमाम अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ये कोर्ट में जाकर के ये क्या इन लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया है अपना? क्या ये अजीब कहानी है। ये चीख चीख के कह रहे कि मुसलमानों की 1 इंच जमीन उसकी रक्षा हम करेंगे, हिंदुओं की जमीन की रक्षा कौन करेगा? ये जो वक्फ बोर्ड वाले जो गांव के गांव, खेत के खेत, सरकारी जमीन हो, हिंदुओं की जमीन हो, मुसलमानों की जमीन हो, उसके ऊपर अपना कब्जा वो दाखिल करते हैं, तो उनसे रक्षा ये लोग नहीं करेंगे हम लोगों को। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग इस तरह की पार्टियों को वोट करते हैं उनको सोचना चाहिए। जी, अब देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आई है जो बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा झटका है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सीएम ममता बनर्जी को अवमानना का नोटिस भेजा है। शिक्षक भर्ती घोटाले के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना करने वाली उनकी हालिया टिप्पणियों के लिए अवमानना नोटिस जारी किया गया है। दरअसल ममता बनर्जी ने कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में बर्खास्त शिक्षकों के एक समूह से मुलाकात के क्रम
क्रम में उनका समर्थन करने की घोषणा करते हुए आश्वासन दिया था कि उनकी नौकरी जाने नहीं देंगे। ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नौकरी खोने वाले लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि आप ये मत समझिए कि हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार कर लिया है, हम पत्थर दिल नहीं हैं। ऐसा कहने के लिए मुझे जेल भी हो सकती है, लेकिन मैं जेल जाने को तैयार हूं। ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कई सारे सवाल उठाए थे। उन्होंने इसे बंगाल की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने की साजिश भी करार दिया था। हालांकि नोटिस तो भेज दिया गया है, लेकिन क्या ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानती? देखिए, उन्होंने तो सीधे सीधे कहा कि मुझे जेल भेजा जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट को मैं छोड़ूंगी नहीं, यही बात तो वो कह रही है। अब सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि उनकी साख बची है या नहीं बची है, रीढ़ की हड्डी है या नहीं है। एक आदमी चीख चीख के कह रहा है कि मुझे जेल जाना पड़े कोई बात नहीं, लेकिन मैं अवमानना करूंगी। ये कोई गलती से निकला हुआ वाक्य नहीं है, ये डेलिबरेट भाषण है, जानबूझ के किया गया अवमानना है। तो ममता बनर्जी की इच्छा सुप्रीम कोर्ट पूरा करे, यही अपेक्षा होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के नेताओं से सिस्टम को खतरा हो गया है कि संसद से कोई कानून पास होता है, ये कहते हैं हम नहीं मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला आता है, ये कहते हैं हम नहीं मानेंगे। कल ये संविधान नहीं मानेंगे, डेमोक्रेसी नहीं मांगेंगे और अपनी घटिया और गंदी राजनीति के चक्कर में ये देश तोड़ने वाली शक्तियों के साथ मिल जाएंगे। ये साफ साफ दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट को न सिर्फ अपनी इज्जत बचानी है, बल्कि संवैधानिक व्यवस्था को भी बचाने का दायित्व तो अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट डर जाती है या फिर ममता दीदी की इच्छा को पूरा करती है। जी, अब बात दिल्ली की राजनीति की। दिल्ली में आयुष्मान योजना का श्री गणेश हो चुका है। दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार ने आज से दिल्ली में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया। मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि आयुष्मान भारत के लिए आज से पहले फेज के रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। साथ ही दिल्ली में लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड वितरित करने की प्रक्रिया की भी शुरुआत हो गई है। इस योजना के तहत पहले चरण में 20 लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड दिया गया। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आयुष्मान कार्ड को आज वितरित भी किया है। जिस योजना को केजरीवाल ने इतने साल तक छुपा के रखा, दबा के रखा, लागू नहीं होने दिया, उसे आज लागू कर दिया। देखिए, एक पॉलिटिकल चुनाव के दौरान दिया गया एक प्रॉमिस था कि सारे लोगों को दिल्ली के अंदर आयुष्मान इंश्योरेंस, ये जो हेल्थ सर्विसेज को लेकर के आपने गारंटी दी थी, वो गारंटी पूरा हो रहा है। अच्छी बात है, अच्छी खबर भी है, लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि 10 सालों में केजरीवाल ने दिल्ली के अस्पतालों की हालत इतनी खराब कर दी है कि इनको 24/7 मेहनत करके वापस 6 महीने से ज़्यादा समय लग जाएगा दिल्ली में मौजूद सरकारी अस्पतालों को अप टू डेट करने में। डॉक्टर्स नहीं हैं, नर्सेस नहीं हैं, सफाई कर्मचारी नहीं है, बहुत सारी कमियां हैं। ये कमियां छोड़ करके वो गया है, तो इसकी भी अब जिम्मेदारी दिल्ली सरकार के ऊपर आ गई है। मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को बहुत ज्यादा अभी मेहनत करने की आवश्यकता होगी। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। चीन के साथ मिलकर भारत को आंख दिखाना बांग्लादेश को भारी पड़ गया है। भारत ने बांग्लादेश को उसकी हरकतों के लिए बड़ा जवाब देते हुए बहुत बड़ा झटका दिया। दरअसल भारत ने बांग्लादेश की ओर से अपनी ट्रांसशिपमेंट सुविधा वापस ले ली है। 2020 से जारी इस व्यवस्था के अंतर्गत बांग्लादेश को भारतीय कस्टम स्टेशनों के जरिए अपने एक्सपोर्ट्स कार्गो को तीसरे देशों में बंदरगाहों और एयरपोर्ट तक भेजने की परमिशन थी, पर अब बांग्लादेश एक्सपोर्टर्स को नेपाल और भूटान समेत दुनिया भर में सामान भेजने में देरी, ऊंची लागत और अनिश्चितता का सामना करना पड़ेगा। भारत के इस फैसले से बांग्लादेश में हड़कंप मचा हुआ है। बांग्लादेश के वाणिज्य मंत्रालय ने ढाका में एक आपात बैठक भी बुलाई है। कई बैठकें हो चुकी हैं लगातार, कुछ फैसला हो पाएगा क्या? अब आप प्रधानमंत्री मोदी से मिस करेंगे तो यही होगा, पंगा लोगे तो यहां करारा जवाब मिलेगा। ये डॉक्टर यूनुस, ये अनइलेक्टेबल हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ये चाइना गया था और चाइना में 2-3 कुकर्म करके आया। पहला इसने ये किया कि चाइना के साथ बिल्कुल गलवैया करके आया, एक पोर्ट के ऊपर चाइना को घुसा दिया और जो तीस्ता रिवर है
जो चिकन नेक के पास है उसके मैनेजमेंट और उसको विकास करने के लिए, वहाँ पे इकोनॉमिक गतिविधि बढ़ाने के लिए वहाँ पे चिकन नेक पे भी वो समझौता करके आ गया। भारत की सरकार ने उन्हें टाइम दिया था कि भाई आप सुधर जाओ, नहीं सुधरोगे तो ऐसा टेटुआ दबाया जाएगा कि चीख निकलेगी तो पूरी दुनिया में सुनाई देगी। वही काम किया गया है। ये ट्रंप ने जो फैसला लिया है उससे कहीं खतरनाक फैसला बांग्लादेश के लिए ये फैसला जो प्रधानमंत्री मोदी ने लिया है। क्या है मसला? बांग्लादेश का ज्यादातर जो पूरी जो कमाई जो डॉलर में आता है एक्सपोर्ट से, वो 80% क्लोथ से आता है। मार्केट कहाँ है? हिंदुस्तान है। मार्केट कहाँ है? नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है। कैसे जाता है सामान? वो सड़कों के माध्यम जाता है। और ये परमिशन दिया गया था हिंदुस्तान की तरफ से। हालांकि हिंदुस्तान के एक्सपोर्टर्स को बहुत नुकसान होता था, लेकिन मैत्री पूर्वक ये फैसला लिया गया जिसके जरिए बांग्लादेश अपने मालों को सड़क के रास्ते नेपाल और इन देशों में पहुंचाया करता था। तो एक कि अचानक से इनका रास्ता बंद हो गया तो अब कमाई का जरिया खत्म हो गया। दूसरा, ये फायदा हिंदुस्तान के लिए है। वो तमाम गारमेंट एक्सपोर्टर्स और जो बांग्लादेश से जो सामान इन लोगों के पास जाया करता था, हिंदुस्तान के बिजनेसमैन के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी खुल गई है। तो इंडिया फर्स्ट और बांग्लादेश को इस तरह से जलील करने की जरूरत इसलिए भी है कि बांग्लादेश वो हिंदुस्तान को चाइना का डर दिखा करके ब्लैकमेल करने की कोशिश में लगा हुआ है, और ये प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के सामने वो टिक नहीं पाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।